नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मंदिर में। मैं हूं आपका दोस्त मयंक और हाजिर हैं अपने नई वीडियो के साथ में, जिसमें हम बात करेंगे 10th स्टैंडर्ड सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है संघवाद। तो आज से हम अपना दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं और आज हम अपने इस पहली क्लास में हम अच्छी तरह से समझेंगे कि संघवाद क्या होता है। और इस पूरी सीरीज में जो हम आज से जो दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इसमें हम संघवाद के बारे में डिटेल में सारी चीजें समझेंगे कि संघवाद क्या है, संघवाद के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या विशेषताएं हैं, संघवाद का महत्व क्या है, संघवाद दूसरी शासन व्यवस्थाओं से किस प्रकार भिन्न है, क्या अंतर है, वो हम सब बेहतरीन तरह से समझेंगे। भारत में संघवाद की जो स्थिति है, भारत में किस प्रकार से संघीय शासन व्यवस्था है, हम उसको समझेंगे। और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए हम इन सारी चीज़ों को बेहतरीन तरह से समझेंगे। और चलिए तो शुरुआत करते हैं आज हम। और आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं संघवाद से, कि हम समझते हैं कि संघवाद क्या है और किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। तो दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लासेस में जब हम अपना फर्स्ट चैप्टर डील कर रहे थे सत्ता की साझेदारी, तब वहां पे हमने पढ़ा था कि साझेदारी कितने प्रकार की होती है। तो हमने वहां पे चार तरीके की साझेदारियां पढ़ी थी। उसमें एक पहली थी क्षैतिज वितरण, सत्ता का क्षैतिज वितरण। और दूसरा था सत्ता का, एक तो था क्षैतिज वितरण और दूसरा था सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण मतलब क्षैतिज वितरण में जब एक ही स्तर पे हम देखते थे कि सत्ता को विकेंद्रीकृत किया जाता है, और ऊर्ध्वाधर वितरण में जब अलग अलग स्तरों पर सरकार को ऊपर से नीचे वितरित किया जाता है, शासन को वितरित किया जाता है, तो ये ऊर्ध्वाधर वितरण होता है। तो संघवाद असल में शासन के जो ऊर्ध्वाधर वितरण है, जो सत्ता का जो ऊर्ध्वाधर वितरण है, ये उसी का जो है उसी को प्रतिपादित करता है। संघवाद उसी को प्रतिपादित करता है। मतलब जब हम किसी शासन व्यवस्था में शासन को, जो सरकार है, जो सत्ता है, उसको अलग अलग स्तरों में हम बांट देते हैं, तो वही संघवाद है। संघवाद को एक समझने का तरीका तो ये है, जिसमें मैंने ऐसा बताया कि जब हम सत्ता को अलग अलग स्तरों में बांट देते हैं तो वो संघवाद है। अब दूसरा अगर हम समझने का प्रयास करें तो इसमें जैसे एक शब्द है जिसको हम कहते हैं संघ। संघ का मतलब, अगर हम जब इंग्लिश में हम देखते हैं तो हम दो शब्दों का प्रयोग आपने सुना होगा। हम कहते हैं एक तो यूनियन, हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं यूनियन, या हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं एसोसिएशन। मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों का मिल जाना। कुछ लोग जब एक साथ मिल के एक नया ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, एक नया ग्रुप बना लेते हैं या कोई एक संस्था बना लेते हैं, तो हम उससे कहते हैं संघ। ये तो नॉर्मल हम भाषा की बात करते हैं। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में जनरली संघ को हम फेडरल फेडरेशन फेडरेशन शब्द से संघ को हम प्रतिपादित करते हैं, फेडरेशन। और जब हम संघवाद की बात करते हैं तो हम इसको लिखते हैं फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये है संघवाद। तो संघवाद को समझने के दो तरीके हमने यहाँ पे समझे। पहला कि ये सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण है, यानी सत्ता को जब हम एक से अधिक स्तरों में बांट देते हैं, जब हम सत्ता को एक से अधिक स्तर में बांट देते हैं, तो वो जो जितने भी स्तर बने हैं वो स्तर आपस में मिलकर संघ बनाते हैं। और उसी चीज को हम इस तरह से समझें कि जब दो या दो से स्तर आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम फेडरेशन या फेडरल सिस्टम कहते हैं, वही संघवाद है। अब किस प्रकार से अगर हम इसको देखें कि किस किस तरीके की शासन व्यवस्थाएं हैं जिसके चलते हम पाते हैं कि एक उसका एक हिस्सा तो संघवाद हो गया, दूसरा हिस्सा क्या है, तो हम पाएंगे कि शासन के जो स्वरूप हैं, उसमें एक शासन व्यवस्था तो होती है एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था, और दूसरा है संघीय शासन व्यवस्था। ठीक, संघीय शासन व्यवस्था। तो एकात्मक शासन में क्या है? एकात्मक शासन में जब शासन का स्वरूप, हम इसको अभी डिटेल में अगली स्लाइड में पढ़ेंगे कि एकात्मक शासन क्या होता है, संघीय शासन क्या होता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जब हम सत्ता को एक ही स्तर पे रोक के रखते हैं, सत्ता का हम वितरण नहीं करते हैं अलग अलग स्तरों पे। क्षैतिज वितरण तो हो सकता है, यहां पे सत्ता का क्षैतिज वितरण तो हो सकता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर वितरण नहीं है। मतलब अलग अलग स्तरों पे सरकार नहीं बटी है, सिर्फ एक ही स्तर पे सरकार है। तो ये शासन का एकात्मक स्वरूप है। एकात्मक यानी कि ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक यूनिट के तौर पे काम कर रही है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
और यही इसके स्थान पे जब हम शासन में सत्ता को अलग अलग स्तरों में बांट देते हैं, यानी एक इसका पहला स्तर, फिर दूसरा स्तर, फिर तीसरा स्तर, या जिसको हम कहते हैं कि मान लीजिए पहले केंद्र है, केंद्र के बाद राज्य हैं, और अगर तीसरे स्तर पे भी बंटवारा हुआ है तो मान लीजिए ये स्थानीय स्वशासन है। इस प्रकार से हमने 2 या 3 स्तरों पर सत्ता को बांट दिया है। तो इस प्रकार की जो ये व्यवस्था है, इसी को हम संघीय व्यवस्था या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह देते हैं। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह देते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इसको, ये यूनिटरी और फेडरल को भी हम अगली 2 स्लाइड्स में बहुत डिटेल में समझेंगे कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, इनके अंतर क्या होते हैं, इसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे। फिलहाल के लिए बस मैंने आपको यहां पे समझाया कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो शासन का स्तर होता है वो बटा हुआ नहीं होता, क्षैतिज वितरण हो सकता है लेकिन ऊर्ध्वाधर वितरण नहीं होता। संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का क्षैतिज वितरण तो होता ही है, साथ साथ ऊर्ध्वाधर वितरण भी होता है। हम अलग अलग स्तरों में भी शासन को बांट लेते हैं, तो ऐसे सिस्टम को फेडरल सिस्टम कहते हैं। अब यहां पर जो आप देखते हैं अलग अलग जो स्तर बने, अलग अलग जो स्तर बने, मतलब एक स्तर तो केंद्र हो गया और दूसरा स्तर राज्य हो गए, फिर राज्य और राज्य भी एक स्तर बनाते हैं, मतलब अलग अलग राज्य हैं। तो ये सब स्तर जब आपस में मिल जाते हैं और आपस में मिल के जो ये एक ग्रुप बना लेते हैं, एक ग्रुप, ये जिसको हम देश या नेशन का नाम दे देते हैं, और ऐसी शासन व्यवस्था को फिर हम यहां पे संघवाद या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको यहां पे समझाने का प्रयास किया कि संघवाद क्या होता है, संघीय शासन क्या होता है। अब एकात्मक शासन या संघीय शासन की जरूरत कैसे कैसे पड़ती है, अगर हम जल्दी से 2 शब्दों में इस बात को प्रयोग करें तो देखिए, जब कभी मान लीजिए कोई देश बहुत छोटा है, वहां पे सामाजिक विषमता बहुत ज्यादा नहीं है, सामाजिक विविधता बहुत ज्यादा नहीं है, एक जैसे ही लोग हैं, देश छोटा है, तो वहां पे सत्ता को विकेंद्रीकृत, बहुत ज्यादा विकेंद्रीकृत करके भी कोई फायदा नहीं है। सत्ता को वहां पे छोटे स्तर पे रख लेते हैं तो वहां पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एकात्मक शासन वहां के लिए ठीक ठाक होता है। लेकिन मान लीजिए कोई देश बहुत विशाल है, वहां भूभाग के तौर पे भी, जनसंख्या के तौर पे भी वहां की जो जनसंख्या है उसमें विविधता बहुत है, समाज के अंदर अलग अलग तरीके की बहुत विविधता है, अलग अलग धर्मों के, अलग नस्लों के, अलग जाति के, अलग लिंग के, अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग तरीके के बहुत सारी विविधताएं हैं। तो वो सारी विविधताएं सत्ता में भागीदारी बना सकें, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, आपको याद होगा कि लोकतंत्र का जो बेसिक फीचर है वो यही है कि सत्ता में जितने भी नागरिक हैं, जो समाज है, उसकी अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो सके। जितनी ज्यादा से ज्यादा हम भागीदारी सुनिश्चित कर सकें, वही लोकतंत्र, सच्चा लोकतंत्र होता है। तो समाज में, देश के अंदर हर स्तर पे जो है, जो लोग हैं, उनकी भागीदारी हो सत्ता में, इसके लिए जब हम सत्ता को अनेक स्तरों पर बांटते हैं, क्षैतिज रूप से भी बांटते हैं और ऊर्ध्वाधर रूप से भी बांटते हैं, तभी सच्चा लोकतंत्र होता है। तो बड़े देश में जहां पे बहुत बड़ा भूभाग है, बहुत तरीके की सामाजिक विविधता है, वहां पे संघीय शासन व्यवस्था ही एक सही शासन व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार से ये संघीय शासन व्यवस्था का महत्व है, आप इस तरह समझ सकते हैं। बाकी इन सब चीजों को हम डिटेल से अभी अगली स्लाइड में, आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो चलिए, यहां पे हमने संघवाद को समझा कि संघवाद क्या होता है। अब हम आगे देखते हैं कि एकात्मक शासन, जो एकात्मक और संघीय शासन व्यवस्था के फीचर्स क्या क्या होते हैं और इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं, वो हम आगे अगली स्लाइड्स में अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, सत्ता का जो है ऊर्ध्वाधर वितरण, शक्ति का ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है, और यही संघवाद है। अब यहां पे 2 तरीके की व्यवस्थाएं आप सामने देख रहे हैं, एक है एकात्मक व्यवस्था और एक है संघीय व्यवस्था। तो अभी जो मैंने बात की पिछले स्लाइड में, जब हमने समझा कि भाई ऐसे देश जहां पे एक ही स्तर की सरकार है ना, एक ही स्तर की सरकार है, तो देश के जितने भी तरीके के निर्णय हैं वो एक ही स्तर की सरकार लेती है। इस तरीके की सरकार को हम एकात्मक सरकार कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, शासन का एक ही स्तर होता है, कोई दूसरा स्तर नहीं, ठीक। और अगर कोई दूसरा स्तर है भी तो वो सब इकाइयां इसके अधीन होती हैं, इसके अधीन होती हैं, मतलब कि उनको क्या शक्तियां देनी है, क्या वो कार्य करेंगे, ये सब कौन निर्णय लेता है? ये निर्णय लेता है जो शासन का मुख्य स्तर है, जो इसका केंद्रीय स्तर है, जो इसका केंद्रीय स्तर है, यही जो है निर्णय लेता है कि इसके नीचे जो भी अगर दूसरे स्तर होंगे तो उन स्तरों में उनके क्या क्या उनके पास शक्तियां होंगी, वो क्या क्या कार्य करेंगे, और मतलब उनमें शक्तियों का बंटवारा और उनसे शक्तियां लेना या देना, ये सारे अधिकार जो हैं ये इसी केंद्रीय स्तर की सरकार के पास में होते हैं।
तो ये पूरी तरह से जो ये नीचे की इकाइयां होती हैं पूरी तरह से केंद्रीय स्तर की इकाई के ऊपर निर्भर होती हैं कि अगर वो उन्हें जो है वो अगर उन्हें शक्ति देते हैं तो वो कार्य करेंगे, अगर शक्ति नहीं देंगे तो कार्य नहीं करेंगे। शक्तियां दी, आप कार्य कर रहे हो, लेकिन केंद्रीय सरकार ने आपसे शक्तियां वापस ले ली तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये पूरी तरह से केंद्रीय स्तर पर डिपेंडेंट होते हैं। इनकी अपनी कोई नैसर्गिक शक्ति नहीं होती, इनकी अपनी कोई नैसर्गिक शक्ति नहीं होती निचली वाली इकाइयों की। बाकी इकाइयों की अपनी कोई नैसर्गिक शक्ति नहीं, केवल केंद्र द्वारा प्रदत्त शक्तियां ही इनकी अपनी होती हैं। मतलब जो शक्ति केंद्र इनको दे दे उस पर काम कर लेते हैं, नहीं दिया तो नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से किसी देश में जब सत्ता का पूरा शासन जो है वो सिर्फ एक ही स्तर पर केंद्रित होता है तो उसको हम एकात्मक व्यवस्था कहते हैं, उसको हम एकात्मक व्यवस्था कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका यह है कि भाई शासन के जो स्तर हैं वो एक नहीं होंगे, एक से ज्यादा होंगे, दो भी हो सकते हैं, कम से कम दो तो होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, या अगर चाहें तो आप चार भी बना सकते हैं, वो तो अपने देश का जैसा जो निर्णय है आपका। लेकिन शासन के दो या अधिक स्तर होंगे ये तय है, दो या अधिक स्तर होते हैं इसमें शासन के। ठीक। और निचले स्तर का जो शासन है वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है या आंशिक स्वतंत्र होता है। मतलब वो जैसे जो दूसरे स्तर का, निचले स्तर का दूसरे या तीसरे स्तर की जो सरकार है, जो शासन व्यवस्था है, वो अपने से ऊपर वाली शासन व्यवस्था से या तो पूरी तरह से स्वतंत्र होगी, बिल्कुल स्वतंत्र। मतलब ये वाला जो फर्स्ट वाला जो केंद्र है ये पूरी तरह से एक अलग एक संस्था है, राज्य अपने आप में एक बिल्कुल अलग संस्था है। राज्य का केंद्र से कोई संबंध नहीं है, राज्य के कार्य बिल्कुल अलग हैं, केंद्र के कार्य बिल्कुल अलग है। ऐसा हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कार्य राज्य के बिल्कुल अलग हों और कुछ कार्यों में राज्य के ऊपर केंद्र का थोड़ा सा प्रभाव हो। इस प्रकार की व्यवस्था भी देखी जा सकती है। तो निचले स्तर की जो सरकारें हैं वो पूर्ण रूप से या तो स्वतंत्र भी हो सकती हैं या आंशिक रूप से स्वतंत्र भी हो सकती हैं। ये संघीय व्यवस्था की खासियत है। फिर निचले स्तर के जो शासन स्तर हैं, शासन व्यवस्था है, उसकी अपनी नैसर्गिक शक्तियां होती हैं। मतलब वो पूरी तरह से भी शक्तियों के लिए केंद्र के ऊपर निर्भर नहीं होता, या अपने से जो पिछले स्तर की जो सरकार है, शासन व्यवस्था है, उसके ऊपर निर्भर नहीं होता। उसकी अपनी नैसर्गिक शक्तियां होती हैं और जो शक्तियां उसके पास में है वो उनका प्रयोग करके कर सकता है और उन पे जो उसको कानून बनाने हैं, जो भी कार्य है वो अपना कर सकता है। जो अब इसमें क्या है, अगर मान लीजिए आंशिक रूप से स्वतंत्र है तो हो सकता है कि उससे संबंधित जो कार्य हों उन पे केंद्र का थोड़ा बहुत प्रभाव हो सकता है, या पिछले स्तर की जो सरकार है उसका प्रभाव हो सकता है। लेकिन बाकी इनकी अपनी शक्तियां होती हैं और उन शक्तियों का प्रयोग ये अपने विवेक के आधार पर, अपने जो इनके स्रोत हैं उनके आधार पर कर सकते हैं। उसके लिए जो है ये केंद्र के ऊपर या अपनी पिछली जो सरकार है, शासन व्यवस्था है, उस पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होते। और यही संघीय व्यवस्था है, यही संघीय व्यवस्था है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फेडरल सिस्टम। फेडरल फेडरल सिस्टम। तो यह है फेडरल सिस्टम। तो आप समझ गए कि यहां पे एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है, शासन का एक ही स्तर होता है। संघीय व्यवस्था में शासन के दो या उससे अधिक स्तर होते हैं। एकात्मक व्यवस्था में जो बाकी अगर इकाइयां हैं भी तो वो अपने जो शासन का मुख्य स्तर है उसके अधीन ही होती हैं। लेकिन संघीय व्यवस्था में शासन के जो निचले स्तर होते हैं वो या तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं या आंशिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। एकात्मक व्यवस्था में जो निचली इकाइयां हैं उनकी अपनी कोई शक्ति नहीं होती, वो अपनी शक्तियों के लिए पूरी तरह से जो मुख्य स्तर है, केंद्र है, उनके ऊपर निर्भर रहती हैं। जो शक्तियां केंद्र उनको देगा वो उन्हीं पे कार्य करेंगी। संघीय व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। संघीय व्यवस्था में निचले स्तर के जो शासन व्यवस्था है उनकी अपनी शक्तियां होती हैं और उन शक्तियों का प्रयोग वो अपने विवेक के आधार पर कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे एकात्मक और संघीय व्यवस्था के बीच में अंतर देखा, और अब आपको यहाँ पे थोड़ा और क्लियर हुआ होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यूनिटरी सिस्टम में और फेडरल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है और फेडरल सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं वो आपको और समझ में आ रहा होगा। तो हम इसमें इनके डिफरेंसेस को और एक बार समराइज कर लेते हैं और एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि किस प्रकार से इनके डिफरेंसेस यूनिटरी और फेडरल सिस्टम में और क्या क्या है।
तो आइए यूनिटरी फेडरल वर्सेस यूनिटरी, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इनमें क्या क्या है। तो देखिए पहले हम यूनिटरी को देख लेते हैं। तो हमने कहा सिंगल गवर्नमेंट, एक ही सरकार है, सरकार का एक ही स्तर है, सेंट्रल ओनली। रीजनल गवर्नमेंट मे बी फॉर्म्ड बाय सेंट्रल, है ना, वही चीजें जो भी हमने कही वही इंग्लिश में लिखी हुई है कि रीजनल गवर्नमेंट्स जो हैं वो सरकार के द्वारा बनाई जा सकती हैं, सेंट्रल के द्वारा बनाई जा सकती हैं, जा भी सकती हैं और बनाई जा भी सकती हैं और नहीं भी बनाई जा सकती हैं, दोनों स्तर हैं। दूसरा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है देश का, वो रिटन भी हो सकता है, मतलब लिखा हुआ भी हो सकता है, या अनरिटन भी हो सकता है, बिना लिखा हुआ भी हो सकता है। दोनों तरीके के जहां पे इस तरह हो सकते हैं कि जो है सत्ता, जो संविधान है, संविधान लिखा हुआ भी हो सकता है और बिना लिखा हुआ भी हो सकता है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि जो फ्रांस का संविधान है, जो फ्रांस का संविधान है वो लिखित है, और जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि इस तरह से ये जो है यूनिटरी सिस्टम में हम पाते हैं। अब ऐसा क्यों है, चूंकि यूनिट इसकी ऐसा क्यों है कि रिटन और अनरिटन दोनों हो सकते हैं, क्योंकि यूनिटरी गवर्नमेंट जब है तो सरकार का स्तर तो एक ही है, एक ही शासन है। अब वो चाहे जिस तरह से जो है वो शासन को चलाए, उसमें कोई सत्ता का विभाजन तो है नहीं। अगला पॉइंट देखिए, नो डिवीजन ऑफ पावर, सत्ता का कोई विभाजन नहीं है। जब सत्ता का विभाजन नहीं है, सत्ता एक ही जगह है, तो लिखित हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जैसा चाहे वैसे सत्ता को चलाए, कोई डिफरेंसेस वाली स्थिति तो आती ही नहीं। फिर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट गारंटीड, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सुप्रीमेसी, मतलब जो सर्वोच्चता है वो जरूरी नहीं है कि होगी। जैसे ब्रिटेन में देखिए, ब्रिटेन में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की सर्वोच्चता नहीं है, वहां संसद की सर्वोच्चता है। संसद जो निर्णय लेगी, संसद जो निर्णय लेगी वही जो है सर्वमान्य होगा, वही सर्वोच्च है। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की सर्वोच्चता नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है ही नहीं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटेन के अंदर। अभी आपने देखा, यहाँ पे देखिए ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, जो अनरिटन है तो इसलिए उसकी सुप्रीमेसी है ही नहीं। वहां पे सुप्रीमेसी किस चीज की है, वहां पे सुप्रीमेसी है पार्लियामेंट की, संसद की। ठीक है, जो संसद जो भी कानून बनाएगी वही वही सर्वोच्च है। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन है भी, किसी देश में लिखा हुआ भी है, तो वो फ्लेक्सिबल भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है। अब इसका क्या मतलब हुआ फ्लेक्सिबल और रिजिड का? तो देखिए, फ्लेक्सिबल और रिजिड का मतलब ये हुआ कि संविधान अगर हमने लिख दिया और संविधान में परिवर्तन हो सकता है, नहीं हो सकता, या परिवर्तन अगर हो भी सकता है तो वो कितनी आसानी से हो सकता है, इस चीज को कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। इस चीज को कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, कि मान लीजिए संविधान में हमने कोई चीज आज लिख दी, आज से 100 साल पहले संविधान लिखा गया, तो संविधान लिखने के बाद क्या उसमें जो है वो बदलाव संभव है, और अगर संभव है तो उसमें कितनी आसानी से संभव है या कितनी कठिनता से संभव है, ये कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी या रिजिडिटी। मतलब अगर वो बहुत आसानी से संभव है तो वो फ्लेक्सिबल है, और अगर वो बहुत कठिनाई से संभव है तो वो रिजिड है। तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन का संविधान बहुत फ्लेक्सिबल है, क्योंकि बहुत छोटा, मतलब बहुत नॉमिनल वे में संविधान, वहां पे ऐसा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, जो वहां के लॉ हैं वही वहां का संविधान है। और लॉ तो चूंकि संसद में बनते हैं, संसद कभी भी लॉ को चेंज कर सकती है, तो इसलिए वहां का संविधान बहुत फ्लेक्सिबल है। फ्रांस में जबकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहां पे रिजिडिटी है, कि वहां पे जो संविधान है उसको चेंज करना, उसमें मॉडिफिकेशन करना इतना आसान नहीं है। उसको चेंज करने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स कंडीशंस है, कि ये कंडीशंस फॉलो होंगी तभी वो संविधान में बदलाव संभव है, वरना नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जुडिशरी मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, जो न्यायपालिका है वो इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। हो सकता है कि वहां पे जो न्यायपालिका हो वो पार्लियामेंट के अधीन हो, शासन के अधीन हो, या हो सकता है स्वतंत्र हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। अलग अलग देशों में अलग अलग संभावनाएं हैं। अब ऐसा ऐसा भी किसी, क्योंकि जब चूंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मान लीजिए अगर नहीं है, या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन वो फ्लेक्सिबल है, तो इसका मतलब कि वहां संसद की सर्वोच्चता है, संसद जो कानून बनाएगी वो लागू होगा, और जो न्यायपालिका है वो भी बनाए हुए कानूनों को ही तो लागू करती है। तो अगर कानून बनाए हुए ही नहीं है, या जैसे भी बनाए हुए हैं वो उन्हीं को ही लागू करेगी, तो इसलिए वहां पे जुडिशरी की सर्वोच्चता नहीं हो सकती, या जुडिशरी स्वतंत्र नहीं हो सकती, वो संसद के अधीन ही होगी। वो जैसे नियम बनाएगी उसके अनुसार ही जुडिशरी को निर्णय लेने होंगे। तो एक ये यूनिटरी गवर्नमेंट का फीचर है। फिर हम देखते हैं कि बाई कैमरल या यूनिकैमरल लेजिस्लेशन।
अब ये क्या होता है, ये थोड़ा आपको हो सकता है जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको ये शब्द थोड़े से कठिन लग रहे हो, लेकिन देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा इनको आपको अच्छे से समझाऊं, क्योंकि ये शब्द अगर आप आगे भी पढ़ेंगे तो इंग्लिश में आपको इन चीज़ों का शब्दों का पता होना ज़रूरी है, वरना थोड़ी दिक्कत आती है आगे चल के। तो समझ लीजिए, सुन लीजिए, बाकी आप लिखने के तो आपको हिंदी में ही लिखना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, बाई कैमरल का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं द्विसदनीय व्यवस्था। मैं यहाँ नीचे ऊपर लिख देता हूँ। बाई कैमरल का मतलब होता है द्विसदनीय, यानी कि वहां पहले, और ये यूनिकैमरल जो है इसका मतलब होता है एक सदनीय। एक सदनीय, अब ये क्या मतलब हुआ, लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, लेजिस्लेचर का मतलब विधायिका। तो जो विधायिका है, जैसे भारत की बात करें तो संसद, तो भारत की संसद में दो सदन है, आपको पता होगा, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो भारत की संसद कैसी कैसी है, वो द्विसदनात्मक है, बाई कैमरल सिस्टम है हमारे यहाँ पे, ठीक। लेकिन जैसे चाइना है, चाइना में यूनिकैमरल है, वहां पे एक ही सदन है, दूसरा सदन है ही नहीं। तो ये डिपेंड करता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बाई कैमरल भी हो सकता है, यानी जो विधायिका है उसके दो सदन भी हो सकते हैं, और यूनिकैमरल यानी कि एक सदन भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल आपके सामने है चाइना, चाइना में यूनिकैमरल है, ब्रिटेन में बाई कैमरल है, ब्रिटेन में द्विसदनीय व्यवस्था है। तो ये हमने यूनिटरी सिस्टम को समझा क्या, कि सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, केवल केंद्र में सरकार है। अब केंद्र में सरकार है तो कानून वही सरकार बनाती है और उसी के बनाए हुए कानून पूरे देश पे लागू होते हैं। तो चूंकि उसके बनाए हुए कानून ही लागू होते हैं, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है। एग्जांपल्स, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस में है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन में है। वहां पे सत्ता का कोई विभाजन नहीं है, सत्ता की केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है, एक ही जगह पे सारी व्यवस्था को केंद्रित किया गया है, सत्ता का विभाजन, शक्ति का विभाजन नहीं है, ठीक है। फिर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नॉट गारंटीड, कि जो संविधान है उसकी सर्वोच्चता, उसकी सुप्रीमेसी गारंटी नहीं है, मतलब वो होगी ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा कि ब्रिटेन में संविधान की सर्वोच्चता नहीं, संसद की सर्वोच्चता है, जो संसद ने जो नियम बनाए वही सर्वोच्च है। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर है भी तो वो फ्लेक्सिबल भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है, मतलब उसमें परिवर्तन आसानी से किया जाता है, तो वो फ्लेक्सिबल है। जैसे ब्रिटेन में, क्योंकि वहां कॉन्स्टिट्यूशन अलग से रिटर्न तो है नहीं, संसद ने जो नियम बनाए वही कॉन्स्टिट्यूशन है, तो संसद के नियम तो संसद बहुत बड़ी आसानी से कभी भी बना सकती है, बदल भी सकती है, चेंजेस भी कर सकती है, तो इसलिए वो बहुत फ्लेक्सिबल है। और फ्रांस में जैसे कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो रिजिड है, कि उसमें परिवर्तन करने थोड़े से मुश्किल हैं। फिर जुडिशरी स्वतंत्र हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसमें कोई जरूरी नहीं है स्वतंत्र होना उसका। फिर जो विधायिका है यूनिटरी सिस्टम में, वो द्विसदनात्मक भी हो सकती है या एक सदनात्मक भी हो सकती है। तो ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स हैं। अब दुनिया में कौन कौन से प्रमुख ऐसे देश हैं जहां पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम देखते हैं, तो देखिए, हम बात करें तो सबसे पहला जो ये फ्लैग बना हुआ है, ये यूके यानी ब्रिटेन का फ्लैग है, यहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दूसरा फ्लैग ये चाइना का है, यहाँ पे चाइना जो है यहाँ भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तीसरा ये फ्रांस का है। चौथा ये स्पेन का है, ये स्पेन का है, और ये पांचवा जापान का है। तो ये पांच जो प्रमुख, हम अगर बात करें, इनके अलावा हम बात करें तो जैसे देखिए स्वीडन है, न्यूजीलैंड है, और हमारे पड़ोस में भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन सभी जगहों पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था ही है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है आप शायद अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। अब हम जल्दी से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी एक बार देख लेते हैं यहीं पर ही, कि इनके डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो देखिए, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अब यहाँ पे जो जो चीजें हमने अभी यूनिटरी में पढ़ी हैं, उसी के आप एक तरह से देखिए तो जस्ट अपोजिट ही आपको मिलेगा। क्या, सबसे पहले देखते हैं ड्यूल गवर्नमेंट है। ड्यूल मतलब कि सत्ता के अलग अलग स्तर हैं, एक सेंट्रल है वो तो है ही है, और रीजनल भी होंगे, मतलब दो से अधिक स्तर सरकार के होंगे, दो तो है ही है, दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो ड्यूल गवर्नमेंट है। फिर संविधान लिखित होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये लिखित ही होगा, क्यों, क्योंकि समझने की बात है, देखिए, जब दो स्तर की सरकारें हैं तो सरकारों के बीच में सत्ता का जो वितरण है वो बिल्कुल बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, कि भाई ये काम तुम्हारा, ये काम हमारा। उसमें अगर आप बिल्कुल प्रॉपर उसको बाइफरगेट नहीं करोगे, प्रॉपर अलग अलग नहीं लिखोगे, तो फिर तो कंफ्यूजन की स्थिति होगी कि भाई ये काम मैं करूंगा कि तुम करोगे।
तो इसलिए वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी हर चीज बकायदा लिखी हुई होगी कि भाई ये काम सत्ता का ये स्तर करेगा, ये काम सत्ता का ये स्तर करेगा। इसलिए वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत जरूरी है। जहां पे भी फेडरल सिस्टम है वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही, क्योंकि बिना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्यूल गवर्नमेंट को चला पाना बड़ा मुश्किल है, वो संभव नहीं है। फिर डिवीजन ऑफ पावर, वो तो होगा ही, नेचुरल सी बात है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में सत्ता का वितरण होगा। फिर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो यह माना जाएगा, और फिर जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है और दूसरा दो स्तर की सरकारें हैं, तो ऐसी कंडीशन में संविधान की सर्वोच्चता होगी ही होगी, यानी संविधान में जो लिखा हुआ है वही माना जाएगा। क्योंकि विधायिका तो दोनों जगह है होगी, भाई ड्यूल गवर्नमेंट है तो केंद्र की भी एक विधायिका होगी, राज्य की भी एक विधायिका होगी। अब दोनों विधायिकाएं कोई ऐसा नियम बना दे जो एक दूसरे को क्लैश करे, तो कौन निर्णय लेगा? तो निर्णय लेगा हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही निर्णय लिया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस स्थिति में सर्वोच्च हो जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उससे बाहर जाके कोई भी स्तर की सरकार कोई कानून नहीं बना सकती। फिर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होगा, मतलब उसमें चेंजेस करने थोड़े से मुश्किल होंगे, इतने आसान नहीं होंगे। क्यों? फिर वही बात आती है, जब दो स्तर की सरकारें हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हम जो परिवर्तन बहुत आसान कर देंगे तो कोई भी सरकार आगे परिवर्तन कर देगी, फिर आपस में क्लैशेस की पोजीशन उत्पन्न होगी। इसलिए संविधान को रिजिड बनाया जाता है कि जो परिवर्तन है वो इतने आसानी से ना हो सके, उनको थोड़ा मुश्किल बनाया जाए। फिर जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होगी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी यानी स्वतंत्र होगी। अब स्वतंत्र, अब आप समझ ही गए होंगे स्वतंत्र क्यों होगी, क्योंकि अगर जुडिशरी स्वतंत्र नहीं होगी तो अगर दोनों स्तरों की, दो स्तर की सरकारों के बीच में कोई क्लैशेस उत्पन्न होगा, या मान लीजिए राज्य राज्य के बीच में कोई क्लैश उत्पन्न होगा, कोई डिफरेंस उत्पन्न होगा, तो निर्णय कौन लेगा? निर्णय जुडिशरी को ही लेना पड़ेगा। तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होगी। ये दोनों चीजें एक दूसरे से मिली हुई हैं। अगर आप देखेंगे, ये सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये दोनों चीजें एक दूसरे से मिली हुई हैं, क्योंकि जुडिशरी जो निर्णय लेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही लेगी। तो इसलिए ये दोनों चीजें फेडरल गवर्नमेंट का बहुत बहुत फंडामेंटल फीचर है, मतलब बिल्कुल बेसिक फीचर है कि ये तो होगा ही होगा। फिर बाई कैमरल सिस्टम, द्विसदनात्मक व्यवस्था होगी। अब द्विसदनात्मक ही क्यों होगी? अब देखिए, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि द्विसदनात्मक होने की वजह यहां पर यह है कि केंद्र की एक अलग सरकार है और राज्यों की अलग सरकारें हैं। अब केंद्र अपने जो निर्णय लेगी वो बिल्कुल अलग लेगी और राज्य अपने निर्णय बिल्कुल अलग लेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में जो निर्णय केंद्र सरकार जिन विषयों पर निर्णय लेगी, उन विषयों में राज्यों का क्या योगदान है, राज्यों की सोच का क्या प्रभाव है। मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे कि किसी देश पे आक्रमण करना है, तो केंद्र सरकार उस पर निर्णय लेगी, क्योंकि रक्षा केंद्र का विषय होता है जनरली, तो निर्णय केंद्र सरकार लेगी कि भाई हम अटैक करें या ना करें। लेकिन जो राज्य हैं, उन राज्यों का क्या सोचना है, वो इस बारे में क्या रखते हैं, वो कैसे, तो जो केंद्र सरकार जो निर्णय लेगी उसमें राज्यों की भागीदारी कैसे होगी। तो राज्यों की भागीदारी बनाने के लिए हमें जो विधायिका है उसके दो सदन बनाने पड़ेंगे। तो एक सदन तो केंद्र का जो लोकप्रिय सदन होगा वो होगा, और दूसरा सदन जो होगा वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगा, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगा। जनरली यही जो है वो कंडीशन होती है कि जो दूसरा सदन होगा वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगा, और केंद्र सरकार जो भी कानून बनाएगी उसमें राज्यों की भी भागीदारी हो, वो इसको सुनिश्चित करेगा। मतलब कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, कोई ऐसा कानून न बने जो कानून केंद्र बिल्कुल अपनी मर्जी से बना ले, और ऐसा बना ले जो राज्यों की भावनाओं से बिल्कुल विपरीत हो। मान लीजिए कि किसी राज्य के जो निवासी हैं वो जो है वो दूसरे राज्य के साथ मिलना नहीं चाहते, मतलब दो राज्यों का आपस में मिला के केंद्र चाहता है कि किन्हीं दो राज्यों को हम आपस में मिला के एक राज्य बना दें, लेकिन उन दोनों राज्यों के जो निवासी हैं वो नहीं चाहते कि हम दोनों राज्य एक में मिलाए जाएं, हम अलग अलग ही रहना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर निर्णय तो केंद्र को लेना है, चूंकि संघ जो है, मतलब जो देश का शासन, जो मुख्य शासन है वो तो केंद्र का विषय है। अब अगर केंद्र को कानून बना दे कि नहीं भाई ये ए और बी जो दो राज्य हैं, ए और बी जो दो राज्य हैं, ये अब मिलके एक सी राज्य बन जाएंगे, मान लीजिए ये केंद्र ने नियम बना दिया, तो इसमें राज्यों की क्या भागीदारी है? राज्यों का तो इस निर्णय में कोई भागीदारी नहीं रही। लेकिन अगर द्विसदनात्मक व्यवस्था है तो एक सदन तो केंद्र का लोकप्रिय सदन होगा, जो मुख्य रूप से जिसको हम केंद्र सरकार कह देते हैं, और दूसरा सदन जो होगा वो राज्यों का सदन होगा, और वो सदन जो है वो केंद्र के निर्णयों को प्रभावित करेगा, वो केंद्र के निर्णयों को प्रभावित करेगा, और केंद्र जो कानून बनाएगा उसमें उसकी भी भागीदारी होगी। और अगर जो लोकप्रिय सदन है केंद्र हमारी सरकार का, अगर वो मान लीजिए उसने ये कोई निर्णय लिया
तो दूसरा सदन जो है वो इस निर्णय पर रोक लगा सकता है कि नहीं, ये निर्णय सही नहीं है, राज्यों की इसमें जो है वो आपको जो है स्वीकृति नहीं है, तो आप इस तरीके का कानून नहीं बना सकते। तो इस तरह से केंद्र की मनमानी पे अंकुश लगाने का और राज्यों की जो है हर कानून में राज्यों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए लेजिस्लेचर या विधायिका जो है वो द्विसदनात्मक बनाई जाती है। मुझे लगता है आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फेडरल गवर्नमेंट के ये बेसिक फीचर क्या हैं। अभी हम इनको और डिटेल में एक एक फीचर को और पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, आगे हम संघीय व्यवस्था की विशेषताओं को पढ़ेंगे। आप एक बार दोबारा से इसको यहाँ पे देख सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट के फीचर की ड्यूल गवर्नमेंट होती है, दो स्तर की सरकारें होंगी, एक केंद्र बाकी राज्यों की, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक, फिर कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न होगा। रिटर्न क्यों होगा कि जब दो स्तर की सरकारें हैं तो उनके काम काज, काम करने का तरीका और सारी चीजें बकायदा ए से लेकर जेड तक जितनी भी चीजें हैं वो सब बकायदा लिखी हुई होंगी, जिसमें कोई भी डिफरेंस की या की कंडीशन उत्पन्न ना हो। फिर डिवीजन ऑफ पावर जो है, यानी सत्ता का जो है वो हस्तांतरण होगा, वितरण होगा दो या दो से अधिक स्तर की जो सरकारें हैं उनके बीच में। और चौथा पॉइंट कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की सर्वोच्चता होगी। जो संविधान है तो कॉन्स्टिट्यूशन की सर्वोच्चता होगी, और कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो रिजिड होगा, उसमें परिवर्तन आसानी से नहीं किया जा सकेगा। और जो हमारी न्यायपालिका है वो पूरी तरह से स्वतंत्र होगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर निर्णय ले सकेगी, उसमें जो सरकार है, जो सत्ता में जो शासन है उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और आखिरी ये कि जो हमारी विधायिका है वो द्विसदनात्मक होगी, ताकि विधायिका के द्वारा जो भी कानून बनाए जा रहे हैं उसमें राज्यों की भी भागीदारी हो, इसलिए द्विसदनीय व्यवस्था यहां पे बनाई जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे फेडरल और यूनिटरी सिस्टम में मुख्य अंतर देखे। आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लास्ट में देखेंगे तो आप वहां पे देखेंगे कि इस तरीके के सवाल वहां पे पूछे गए हैं कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एकात्मक शासन व्यवस्था और संघीय शासन व्यवस्था में क्या अंतर है, वहां पे आपको पूछे गए। तो आप यहाँ पे उसको देख लीजिएगा, आप नोट कर सकते हैं, उनके पॉइंट बना सकते हैं। तो पिछली स्लाइड में भी कुछ चीजें थी और इस स्लाइड में भी यहाँ पे चीजें हैं, तो आपके इस चीज से ये सब क्लियर हो जाता है। हाँ, अब हम ये देख लेते हैं नीचे कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पे संघीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। तो सबसे पहले तो हमारा प्यारा भारत ही है, इंडिया, जहां पे हम संघीय व्यवस्था देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यूएसए, अमेरिका में भी जो है वो संघीय व्यवस्था है। फिर ये तीसरा झंडा जो है ये स्विट्जरलैंड का है, स्विट्जरलैंड। और ये चौथा झंडा जो है ये कनाडा का है, कनाडा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे जो बड़े देश हैं वहां पे भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही हम पाते हैं। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था ही पाते हैं। तो दोस्तों, हमने आज संघीय शासन व्यवस्था को मोटे मोटे तौर पे समझने का प्रयास किया कि संघ क्या होता है, संघीय व्यवस्था क्या होती है, संघीय व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था ये दोनों अलग अलग कैसे हैं, इनमें क्या अंतर है, इनको हमने आज डिटेल में समझने की कोशिश की। इससे संघीय व्यवस्था के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में तो आपको यहीं से आइडिया हो गया होगा, लेकिन फिर भी हम पॉइंट वाइज संघीय व्यवस्था में क्या क्या फीचर्स होते हैं इनको हम अगली क्लास में समझेंगे। आज की क्लास को हम अपनी यहीं पे रोकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर, तो इसलिए हम अभी आज अपनी क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो प्लीज़ वो बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसको अगले वीडियो में कुछ और इलेबोरेट कर दूं, एक्सप्लेन कर दूं, जिससे आपको चीज़ें और अच्छी तरह समझ में आए। और अगर कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वो भी बताइएगा, जिससे हम अपनी वीडियोस में और इस तरह की चीज़ों को शामिल करते रहें। आप प्लीज़ वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके हाजिर होते रहें। तो फिलहाल अभी मैं आपका दोस्त मयंक विदा लेता हूं आप सभी से। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।